बच्चों मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। द ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स यानी कि मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर ये बताऊंगा आप लोगों को कि जो कंज्यूमर आइटम्स होते हैं उनका कितना पोर्शन जो है कंज्यूम्ड हो गया है ड्यूरिंग द गिवन अकाउंटिंग ईयर, जिसको कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड शो किया जाएगा यानी एक्सपेंडिचर साइड में। ठीक है बच्चों, तो इसको दो तरह से किया जा सकता है, वन इज स्टेटमेंट फॉर्म एंड द अदर इज अकाउंट फॉर्म। तो मैं आपको दोनों में तरीके से बताऊंगा, स्टेटमेंट फॉर्म के जरिए भी और अकाउंट फॉर्म के जरिए भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द स्टेटमेंट फॉर्म। तो जो है आप स्टार्ट करिएगा अमाउंट पेड। फॉर एग्जाम्पल हम उस कंज्यूमर आइटम को स्टेशनरी ले रहे हैं, वैसे स्पोर्ट्स मटेरियल, मेडिसिन्स, ये सब भी हो सकते हैं इसके अंदर। कि ड्यूरिंग द करंट ईयर आपने कितना अमाउंट पे किया है फॉर स्टेशनरी। तो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द करंट ईयर। ठीक है बच्चों, उससे स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट विद अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड देन उसमें क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एट द एंड ऑफ करंट ईयर ऐड कर देंगे एंड creditors for stationery at the beginning of current year subtract कर देंगे। ठीक है, तो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द करंट ईयर में अगर हमें क्रेडिटर का ट्रीटमेंट करना है तो हम एट द एंड क्रेडिटर ऐड कर देंगे और जो क्रेडिटर एट द बिगनिंग है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिमिलरली एडवांस का ट्रीटमेंट समझिए। एडवांस फॉर स्टेशनरी में जो बिगनिंग का है वो प्लस किया जाता है, तो एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी एट द बिगनिंग ऑफ करंट ईयर, जो बिगनिंग ऑफ करंट ईयर है उसे प्लस कर दीजिए और माइनस करिएगा एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी एट द एंड ऑफ करंट ईयर। तो जो एंड ऑफ करंट ईयर का एडवांस होगा वो माइनस कर दीजिएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है, ये माना जाता है क्योंकि कि जो क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर हैं दैट आर द क्रेडिटर्स ऑफ करंट ईयर एंड जो क्रेडिटर्स एट द बिगनिंग ऑफ करंट ईयर हैं उन्हें माना जाता है दैट दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। दैट्स वाई इनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ऐसे ही कोई भी एडवांस अगर एट द बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर है, इसका मतलब ये वो एडवांस होता है जो लास्ट ईयर मिला था हमें फॉर द करंट ईयर, एंड सिंस इट इज़ रिलेटेड टू द करंट ईयर दैट्स वाई इट इज़ एडिड। सिमिलरली एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी एट द एंड ऑफ करंट ईयर, ये वो एडवांस होता है जो मिला तो इस साल है बट फॉर नेक्स्ट ईयर, दैट्स वाई इट इज़ सब्ट्रैक्टेड। जब हम इतना ट्रीटमेंट कर लिया करते हैं देन वी गेट आवर क्रेडिट परचेजेज ऑफ स्टेशनरी। तो उससे हमारा क्रेडिट परचेजेज ऑफ स्टेशनरी निकल कर आता है। फ्रॉम दिस वी गेट क्रेडिट परचेजेज ऑफ स्टेशनरी। इसको आप टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी मान सकते हैं अगर कोई कैश परचेज नहीं हो तो। इफ़ देर इज़ नो कैश परचेज गिवन इन द क्वेश्चन देन आप क्रेडिट परचेज को ही टोटल परचेज मान सकते हैं, नहीं तो आपको कैश परचेजेस और ऐड करना पड़ेगा। कैश परचेजेस ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग करंट ईयर, फिर आपका टोटल परचेज निकल कर आएगा, ध्यान रखिएगा।
जो रिजल्ट होगा वो टोटल परचेजेस कहलाएगा. आई एम नॉट राइटिंग दैट टोटल परचेजेस, बट दैट इज अंडरस्टूड कि कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों ऐड कर दिए जाएंगे, देन यू गेट द टोटल परचेजेस. अदरवाइज क्रेडिट परचेज को ही टोटल परचेज मान लीजिएगा इफ देर इज नो कैश परचेज. क्लियर? नाउ अगर कोई स्टेशनरी आपने बेची भी है तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट. You have to subtract the sale of stationery, but याद रखिएगा you have to subtract the book value, not the selling price. You have to subtract the book value of the stationery sold, not the selling price of the stationery sold. इस बात को ध्यान रखिएगा. Then what you have to do, इससे आपका ओवरऑल नेट परचेजेज ऑफ स्टेशनरी निकल आएगा. ये मैं मैक्सिमम चीज़ें बता रहा हूँ जो दी जा सकती हैं. ज़रूर नहीं कि हर एक क्वेश्चन में ये सब चीज़ें हों, बट यू गो अकॉर्डिंगली. सबसे पहले क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट करिए, फिर एडवांस का ट्रीटमेंट करिए, उससे आपका क्रेडिट परचेज आ जाएगा. एंड देन आप जो है उसमें वो प्लस करिए, व्हाट डू यू कॉल, कैश परचेज प्लस करिए. और अगर कोई सेल हुआ है स्टेशनरी का तो उसे माइनस कर दीजिए. याद रखिएगा जो सेल हुआ है उसकी बुक वैल्यू को माइनस करना है, ना कि सेलिंग प्राइस को. इससे आपका नेट परचेज ऑफ स्टेशनरी निकल आएगा इतना काम करने के बाद. देन कंज्यूम निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी को ऐड करिएगा. द सिंपल रीज़न इज़ कि स्टेशनरी का जो ओपनिंग स्टॉक है वो सबसे पहले कंज्यूम्ड होता है ड्यूरिंग द ईयर, तो ओपनिंग स्टॉक और स्टेशनरी ऐड कर दीजिए. क्लोजिंग स्टॉक और स्टेशनरी माइनस कर दीजिए. द सिंपल रीज़न इज़ कि क्लोजिंग स्टॉक और स्टेशनरी सब यूज़ ही नहीं हुआ, दैट्स वाई इट हैज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड. क्लोजिंग स्टॉक और स्टेशनरी को सब्ट्रैक्ट करिए. ठीक है बच्चों? तो फाइनली जो आपका निकल कर आएगा दैट इज़ कॉल्ड स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर. और ये अमाउंट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड यानी एक्सपेंडिचर साइड शो किया जाएगा. इस बात का ध्यान रखिएगा. तो दिस इज़ द कंप्लीट स्टेटमेंट. आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट को पूरा. शुरुआत करी गई है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द करंट ईयर से. देन हमने उसमें एंड के क्रेडिटर प्लस करे हैं और बिगनिंग के क्रेडिटर को माइनस किया है. देन एडवांस में उल्टा हुआ है, बिगनिंग का एडवांस प्लस क्लोजिंग एडवांस माइनस. इससे जो निकल कर आया दैट इज क्रेडिट परचेजेस. इफ देर इज एनी कैश परचेज ऑफ स्टेशनरी देन यू हैव टू ऐड इट, एंड इफ देर इज एनी सेल देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. और सेल का एक बात ध्यान रखिएगा, जो बुक वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट करिएगा, सेलिंग प्राइस को नहीं. और जो इस सेल पर गेन या लॉस हुआ होगा, गेन को इनकम साइड में शो कर दीजिएगा और लॉस को एक्सपेंडिचर साइड में शो कर दीजिएगा. ठीक है बच्चों? इससे आपकी नेट परचेजेज आ जाएंगी. टोटल परचेज या नेट परचेज आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने सेल को भी हटा दिया, दैट्स वाई. अगर कैश परचेज और क्रेडिट परचेज जोड़ेंगे तो डेट इज कॉल्ड टोटल परचेज, और सेल को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा नेट परचेजेस. फिर ओपनिंग स्टॉक और स्टेशनरी को ऐड करिए, क्लोजिंग स्टॉक और स्टेशनरी को सब्ट्रैक्ट करिए, तो देन यू गेट द स्टेशनरी कंज्यूम्ड. ये कंप्लीट सीक्वेंस है जो मैंने आपको बता रखा है. दीज आर द मैक्सिमम थिंग्स दैट आर शोन इन द स्टेटमेंट. ठीक है? सीक्वेंस वाइज फॉलो करिएगा. मैं पहचान का तरीका बता देता हूँ. फर्स्ट गो फॉर क्रेडिटर्स, देन फॉर एडवांस, देन फॉर स्टॉक. ठीक है? स्टॉक से बस पहले ही ध्यान रखिएगा कि आपको कोई कैश परचेज और सेल है तो उनका ट्रीटमेंट और करना है. और याद रखिएगा क्रेडिटर्स और एडवांस का ट्रीटमेंट करने के बाद जो अमाउंट निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड क्रेडिट परचेजेस. और टोटल परचेज भी कह सकते हैं इफ देयर इज नो कैश परचेज. तो sometimes if the purchases are given to you in the question and creditors are also given to you, and it is asked in the question that you have to find out the stationery consumed. In that case, since purchases are already given to you in the question, then ignore the creditors and just add opening stock to that purchases and subtract closing stock from that purchases. Then you will get the stationery consumed. ठीक है बच्चों? ध्यान रखिएगा.
कभी कभार क्या होता है कि कैश परचेज जो है परसेंटेज में दे रखी होती है, तो इन दैट केस कैश पर क्रेडिट परचेज निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक वो आपकी क्रेडिट परचेज नहीं आएगी तो कैश परचेज आपका रुपीज़ में नहीं आ सकता। अब ये जो कैश परचेज की परसेंटेज है वो हो सकता है कि अब एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल परचेज दे रखा हो, या फिर एज ए परसेंटेज ऑफ क्रेडिट परचेज दे रखा हो। दोनों केस में इट्स नेसेसरी फॉर अस टू फाइंड आउट द क्रेडिट परचेजेस। ठीक है बच्चों, तो ये तो था स्टेटमेंट फॉर्म। मैं स्टेटमेंट फॉर्म को जो है आपसे डिस्कस मैंने किया है आपको इस वीडियो में। मैं अपने अगले वीडियो में इसी चीज़ों को अकाउंट फॉर्म में निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं, यहाँ पर जो क्रेडिटर्स होते हैं दे आर शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एडवांस जो पे किया होता है दैट इज़ एन एसेट, तो एसेट साइड में शो किया जाएगा। सिमिलरली स्टॉक को भी आप एसेट साइड में शो करोगे, एंड जितना कंज्यूम्ड हुआ है स्टेशनरी वो आपका उसमें आएगा एक्सपेंडिचर साइड में। स्टेशनरी के बेचने पर कोई गेन या लॉस हुआ है तो गेन एक्सपेंडिचर में शो करिएगा, और लॉस को गेन को इनकम में और लॉस को एक्सपेंडिचर में शो करिएगा। जो अमाउंट पेड होता है वो रिसीवेंट पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा होता है, ध्यान रखिएगा। सेम कैश परचेजेस भी रिसीवेंट पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखी हुई होती है। तो मैंने आपको इन ऑल सबकी लोकेशन बता दी है। रिसेंट पेमेंट अकाउंट को बना हुआ दे रखा होता है तो बनाने को नहीं आता है। तो मेनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है वो ध्यान रखिए, और बैलेंस शीट में क्या क्या आता है वो ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।